हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और ये है आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स इन डिटेल, जो बच्चे मुझसे कई बार डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आप डिटेल में आंसर लेकर आ जाइए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है और आप ये आंसर समझ लेते हो हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये कोई इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं है कि काफ़ी नंबर ग्रामेटिकल एरर के कट जाएंगे आपके। अगर आपकी थोड़ी सिंपल इंग्लिश भी आती है आपको, तो भी आप लिख सकते हो इसके आंसर्स। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन है इसमें। बस एक चीज़, जितने लोग देख रहे हैं सब एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यूनिट वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से है। अपनी अद्भुत नगरीय योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बेटा, इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी उस समय से जो इनकी नगरीय योजना, जो प्लानिंग होती थी, वो आज भी प्रसिद्ध है। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सुनियोजित शहर बनाना, पकी हुई ईंटों का उपयोग करना, उन्नत जल निकास की प्रणाली, ये इनकी मुख्य विशेषता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब जैसे हमारे रोड कैसे होते हैं, चौराहे जैसे बने होते हैं ना, वैसे काटती थी, जो आधुनिक नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में अधिक कुशल थे। मतलब कि वहां के लोग उस जमाने में, जिनको हम बोलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, उस जमाने के लोग भी इस फील्ड में एक्सपर्ट थे। लोथल जैसे बंदरगाहों से विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मतलब उस जमाने में भी हमें बोल सकते हैं कि विदेशी व्यापार होता था। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर भी निर्भर थे। मतलब उस जमाने में खेती और एग्रीकल्चर तो था ही सही, इसके अलावा जो खेती होती थी उसमें नई तकनीकों का उपयोग करते थे। समाज में व्यापारिक वर्ग का महत्व था। और यहाँ की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, ये किस टाइप की लिपि का उपयोग करते थे। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए, शास्त्री युग क्लासिकल पीरियड की मुख्य विशेषता बताइए। देखिए, भारतीय इतिहास का शास्त्री युग, उसमें गुप्त काल, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में संस्कृत साहित्य में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया था। मतलब संस्कृत साहित्य का अपन बोल सकते हैं विकास ज्यादा हुआ था। कालिदास जैसे महान कवियों ने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं लिखी। विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे आर्यभट्ट हैं, उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन या आविष्कार किया। यह युग मंदिर और वास्तुकला की शुरुआत का भी साक्षी है। जहां नागर शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है, इनके समाज में स्थिरता और राजाओं ने शिक्षा और धर्म का संरक्षण दिया है। मतलब कि इस काल में जो राजा महाराजा होते थे, उन्होंने शिक्षा के महत्व को और धर्म को रक्षा करने पे महत्व दिया है। शास्त्री युग ने भारत की दार्शनिक और सांस्कृतिक नींव को इतना मजबूत बनाया है कि आने वाली सदियों तक भारतीय संस्कृति का स्वरूप इसी से प्रभावित रहा। मतलब कि एक सीधा भाषा में ये कहें तो ये काल के बारे में उन्होंने बताया है कि संस्कृत साहित्य का विकास हुआ है। कालिदास जैसे महान कवि ने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत की रचना करी है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया है। इस काल में मंदिर वास्तुकला का भी मतलब विकास हुआ है। इस काल के मंदिर में नागर शैली का उपयोग हुआ है। सांस्कृतिक और दार्शनिक जो भारत का मतलब उसकी नींव को मजबूत करा है। और ये संस्कृति आगे चल के भी काफी समय तक जो है वो सदियों को प्रभावित करती आई है। तो ये आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया थर्ड। भारतीय समाज में सह अस्तित्व और बहुलवाद की अवधारणा को समझाइए। अगेन इंपॉर्टेंट। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बहुलवाद। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं, अनेकता में एकता होती है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म संस्कृति होती है। देखिए, भारतीय समाज में
इसका जो अर्थ है वो है कि विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, भाषा और विचारों के लोग हम एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत में सह अस्तित्व का अर्थ केवल एक शांतिपूर्ण तरीके से रहना नहीं है, लेकिन एक दूसरे की मान्यताओं का भी सम्मान करना है। सदियों से हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी एक दूसरे के उत्सव, जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें भाग लेते हैं, जिससे एक मिली जुली संस्कृति का निर्माण हुआ है। बहुलवाद भारतीय लोकतंत्र का आधार है। आपको पता है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो इसीलिए है क्योंकि हम विविधता में एकता को बढ़ावा देते हैं। सह अस्तित्व की भावना भारत को दुनिया में अन्य देशों से अलग करती है। हम एक दूसरे के मतभेदों के बावजूद प्रेम और करुणा के साथ साथ में रहने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, सबके बीच में मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम शांति तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म, वास्तुकला, संगीत, नाटक और लोक परंपराओं के सांस्कृतिक प्रतीकों का विश्लेषण कीजिए। हम बात करते हैं भारत संस्कृति में जो सांस्कृतिक प्रतीक हमारे जीवन के पहलू को स्पर्श करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ मंदिर में हम जाते हैं तो सिर्फ मंदिर की सुंदरता नहीं देखते, साथ में वहाँ पर ईश्वर के होने का, उनकी दिव्यता को भी हम महसूस करते हैं। शास्त्रीय संगीत जो होते हैं, जैसे हिंदुस्तानी या कर्नाटकीय संगीत, लोक संगीत, ये क्या है, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। नाटक और लोक परंपराएं जैसे कि रासलीला, यक्षगान, प्राचीन पौराणिक कथाओं को हमारे आज भी जीवन में जीवित रखती है और समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ये प्रतीक न केवल अतीत से जुड़ने का साधन है, बल्कि ये हमारी पहचान भी है। साथ ही में ये मूल्यों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। इनका अध्ययन करने से हमें ये समझ में आता है कि कैसे कला और धर्म ने मिलकर भारतीय समाज के ताने बाने को बुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांतों को समझाना है। बेटा, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह सिद्धांत भारत की प्राचीन वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। वहीं पर सर्वे भवन्तु सुखिन का मतलब क्या होता है कि सभी सुखी रहें या सभी सुखी हों। ये दोनों सिद्धांत ये बताते हैं कि जो भारत है वो शांतिवाद और मानवता, इन दोनों पर आधारित है। आज भी हम देखें तो वैश्विक युग में जहाँ पे लोग युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष की स्थिति बनी है, वहाँ पर भारत आज भी कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत जो है ये वाले वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन, इनका पालन कर रहे हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख अकेले में नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरी मानवता के साथ में मिलकर रहने का है। इनका पालन करने से ही विश्व में शांति और सह अस्तित्व का सपना साकार हो सकता है। तो ये यूनिट 1 के टॉप 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, देखो दोस्तों, लाइक कर दो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अपने सारे दोस्तों में जल्दी से भी शेयर कर दो फटाफट। आपको कोई टाइम लगता नहीं शेयर करने में, आपको जल्दी शेयर करना है बस ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस वीडियो को देख सकें। देखिए यहाँ पर यूनिट 2 है वैदिक सिद्धांत और संविधान। वैदिक राज्य सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? तो बेटा, वैदिक काल में राज्य की अवधारणा पूरी तरीके से धर्म पर आधारित थी। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन भी करना था। राजा का यहाँ मुख्य कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना, उन्हें न्याय दिलाना। सभा और समिति नामक संस्थाएं जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी और प्रशासन में जनता का प्रतिनिधित्व भी करती थी। देखिए क्या होता है, कई बार राजा जो थे अगर वो तानाशाह बन जाते थे तो वो उनकी समिति वगैरह उनकी हेल्प करती थी, ताकि राजा सही निर्णय ले, प्रजा के हित में निर्णय ले, प्रजा की रक्षा करे। वैदिक राज्य में राजा स्वयं कानून का निर्माण नहीं, बल्कि कानून मतलब धर्म का रक्षक माना जाता था। वैदिक काल में राजा ऐसा नहीं था कि तानाशाह बन के काम करेगा, राजा नॉर्मली धर्म के हित में रहकर काम करते थे। आज के आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में भी हम देखते हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जन का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर। जो आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे आज जो हम लीडर चुनते हैं तो हम ये चुनते हैं ना कि वो हमारा कल्याण करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे। वैदिक सिद्धांतों के हमें यह सिखाते हैं कि एक सफल राज्य वही है जहाँ के नागरिक सुखी हो और न्याय का शासन हो। काफी इजी था, आप इजीली आंसर लिख सकते हो।
हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको। भारत में वैदिक साहित्यों का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? अगर जो हमारा भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसमें भी हमारे कोई वैदिक सिद्धांतों का हमें उपयोग देखने को मिलता है? तो हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में भी हमारे वैदिक सिद्धांतों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता है। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना वाला पेज, या फिर हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, इनमें दिखाई देता है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होता है। वैदिक काल के उस सिद्धांत से प्रेरित है जहां सबके कल्याण की हम बात करते थे। साथ ही में समाज में देखो, न्याय, समानता का सिद्धांत, ये हमारे मौलिक अधिकारों से मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल के उस न्यायपूर्ण समाज की याद दिलाते हैं जहां राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना होता था। आज भी ये रूल हमारे संविधान में मिलता है हमको। संविधान द्वारा नागरिक को दिए गए अधिकार भी हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, साथ में ड्यूटीज भी हैं जिन्हें हम कर्तव्य कहते हैं। वैदिक काल के उस जीवन दर्शन को आधुनिक भाषा में व्यक्त करते हैं जहां व्यक्ति अपने प्रति और समाज के प्रति कुछ निश्चित कर्तव्य का पालन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल चांस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने और विकास के लिए जरूरी है। देखिए, आज हम जो इजीली रह पा रहे हैं, जीवन जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये सारी चीज़ें हमें भारतीय संविधान में प्रदान की गई हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। अब समानता का अधिकार माने कि कानून की नज़रों में सब समान है, कोई किसी भी जाति, रंग, रूप, आकार का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम, किसी को भी छूत अछूत वाली भावना नहीं लेकर आएंगे मन में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, बेटा 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी है हमको अलग अलग। जैसे कि अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में रहने की स्वतंत्रता, आप अपने हिसाब से अपना पेशा, व्यापार चुन सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है ना। तो ये सारी स्वतंत्रता भी आपको भारत के संविधान में मिली है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपका शोषण नहीं करेगा। धर्म की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, भाई हम पढ़ते हैं ना, आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है ना, वो भी सब आता है इसके अंदर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कोई भी आपके ये मौलिक अधिकार छीनता है तो आप अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सीधा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, आप उसके पास जा सकते हो अपने अधिकारों के उल्लंघन को बचाने के लिए। यह अधिकार न केवल नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं, बल्कि उनको स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने की भी गारंटी देते हैं। यदि सरकार उनके अधिकारों को छीनती है तो मैंने बताया ना कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। इनको, इन अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मतलब अगर आप अनुच्छेद 32 के हिसाब से आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के हिसाब से आप उच्च न्यायालय के पास जा सकते हो। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? तो बेटा, संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार तो दिए हैं, लेकिन उन अधिकार के साथ में कुछ कर्तव्य भी दिए जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। अनुच्छेद 51A मतलब 51A में वर्णित ये कर्तव्य है जो हर नागरिक के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा बेटा, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन कर्तव्यों का महत्व ये है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। अधिकार हमें व्यक्ति के रूप में ऊंचा तो उठाते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें समाज के प्रति सजग भी बनाते हैं। अगर सिर्फ अधिकार मिल जाए तो लोग उस अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए अधिकार के साथ में कर्तव्य देना बहुत जरूरी होता है और नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास तेजी से हो सकता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। देखो, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। इनको आप अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से। अगला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवा नागरिकों की भूमिका। जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिसी चल रही है, इसमें जो युवा है हमारे, इनका क्या योगदान है? तो लोकतंत्र में युवा नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है बेटा, क्योंकि वे न केवल देश का भविष्य है बल्कि वर्तमान का सबसे सक्रिय हिस्सा भी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है आज के जमाने में? युवा पीढ़ी, आप लोग, हम लोग। युवा अपनी नई ऊर्जा, नवाचार और आधुनिक विचारों के माध्यम से देश को नई दिशा दे सकते हैं। लोकतंत्र में वोट डालने की प्रक्रिया में भी युवा का भाग लेना बहुत जरूरी है बेटा। ये क्या होता है, हमारा ये प्राथमिक कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारा एक वोट देश की सरकार बदल सकता है। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियां, आंदोलन, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी चलती है, तो युवा उसमें हिस्सा लेकर समाज की कुरीतियों को दूर करने में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। अगर युवा शिक्षित है, जागरूक है, तो वो सही और गलत का चुनाव कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत होता है बेटा। अगर यूनिट 3 की बात करें, शिक्षा और ज्ञान परंपरा, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है यही क्वेश्चन छप जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों और उपनिषदों की भूमिका क्या है? तो बेटा, भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों और उपनिषदों पर आधारित है, जो हजारों वर्षों से हमारे लिए ज्ञान का भंडार है। आप सब जानते हैं हमारे वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ हमारे लिए ग्रंथ नहीं है, लेकिन इनमें खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित और जीवन जीने की कला का भी वर्णन है। वो तो हम हैं कि हमारे यहाँ वेदों का हमें ज्ञान नहीं होता, अदरवाइज इनमें वो सब कुछ है। और आज भी विदेशों में इन वेदों की स्टडी होती है और इनके अनुसार ही वो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स भी करते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन के शिखर हैं, जिनमें आत्मा और ब्रह्म के बारे में बहुत चर्चा हुई है। उपनिषद जो हैं, उनमें मनुष्य को यह सिखाया है कि सत्य की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर करना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा ना कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सबसे पहले हमें बाहर बुराइयां नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना जरूरी है। तो ये ग्रंथ हमें सही गलत के बीच का अंतर बताते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखने को सिखाते हैं। आज के समय में भी ये ग्रंथ वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन और स्मृति ग्रंथों का शिक्षा में क्या योगदान है? अगेन इंपॉर्टेंट बेटा, भारतीय दर्शन में शिक्षा को हमेशा आत्मज्ञान से जोड़ा है। मैंने आपको पहले समझाया, हमारे एजुकेशन में सिर्फ एक्सटर्नल नॉलेज नहीं है, बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, इसको आत्मज्ञान से भी जोड़ा गया है। दर्शन ग्रंथों में यह सिखाया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो सत्य है उसको भी सीखना है। स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है बेटा, आपने सुना होगा मैन्युस्क्रिप्ट, मनुस्मृति या यज्ञवल्क्य स्मृति। ये समाज के नियम और आचरण की शिक्षा देते हैं हमें। प्राचीन काल में ही शिक्षा की प्रक्रिया में दर्शन और स्मृति ग्रंथों का उपयोग, देखो क्या होता है बेटा, ये ग्रंथ ऐसे हैं जो पुराने जमाने में छात्र क्या होते थे, आश्रम में पढ़ने जाते थे, गुरुकुल परंपरा होती थी, तो छात्रों में नैतिकता, सदाचार, कर्तव्य परायणता, मतलब अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहना, इनकी भावना पैदा कर देते थे। इन्होंने हमें सिखाया है कि जो शिक्षक और छात्र है, उनका संबंध केवल एक शैक्षणिक संबंध नहीं है बल्कि एक पवित्र बंधन भी होता है। आज भी हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को इनमें इन ग्रंथों के गहरे प्रभाव में मानवीय मूल्य और चरित्र निर्माण पे जोड़ दिया गया है। अब हम देखो, अगला क्वेश्चन हमारा गुरुकुल वाला ही है, तो हम इसको डिटेल में वहां डिस्कस कर लेंगे। गुरुकुल परंपरा की मुख्य विशेषता बताइए। गुरुकुल के बारे में आप सबने देखा होगा, सुना होगा। गुरुकुल परंपरा प्राचीन भारत की शिक्षा का आधार है। यह शिक्षा स्थान गुरु का आश्रम होता था, जिन्हें हम आश्रम व्यवस्था के नाम से भी जानते थे, लेकिन आश्रम व्यवस्था को हिंदी साहित्य में अलग कालों में डिवाइड करा, जो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर गुरुकुल समझो आप। गुरुकुल में क्या होता है, जो गुरुजी जहाँ रहते थे वो एक आश्रम बना लेते थे, जहाँ पर शांत और प्राकृत वातावरण में जो है शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिगत ध्यान पर थी, जहां गुरु प्रत्येक छात्र की क्षमता और रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देते थे। जैसे हमारे ऐसा नहीं है कि भाई आजकल क्या हो गया है कि चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, 10th तक तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना ही है। 11th 12th में ही बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चों का रुचि कुछ और होता है, पर परसेंटेज के हिसाब से उनको कभी कभी सब्जेक्ट नहीं मिलते, स्ट्रीम नहीं मिलती, ऐसा भी होता है ना। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि गुरु जी
हर छात्र की क्षमता देखते थे और उसके हिसाब से उन्हें नॉलेज देते थे। छात्र यहाँ रहकर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेते थे, बल्कि खाना बनाना, लकड़ी काटना, घर के काम काज करना वो भी करते थे, ताकि उनमें स्वावलंबन और विनम्रता की भावना आए। अब जैसे आजकल फीस लगती है, वैसे वहां पर शुल्क नहीं लगता था, गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जो गुरु के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक था। गुरुकुल में हमें सिखाया जाता था कि शिक्षा केवल दिमाग का विकास नहीं है, लेकिन ये चरित्र का निर्माण करना भी है। यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध एक माता पिता और बच्चे जैसा होता था। गुरु पूरे प्रयास करता था कि उनके जो शिष्य हैं वो भविष्य में आगे बढ़े और उनका एक उज्जवल भविष्य हो, उसकी कामना करते थे। छात्र केंद्रित शिक्षा क्या है? बेटा, स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग क्या होती है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा का केंद्र छात्र है, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम। इनका यह मानना था कि छात्र क्या सीखना चाहते हैं, वह कैसे उसको बेहतर समझ सकते हैं, इस पर मुख्य रूप से ध्यान देते थे। इनमें छात्र को केवल सुनने वाले के रूप में नहीं, बल्कि खोजकर्ता के रूप में देखा जाता था। सिंपल सी बात में कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या समझना चाहते हैं, वही आपको सिखाया और पढ़ाया जाता था। छात्र केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक होते थे बेटा। यह प्रणाली छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाती थी, उन्हें सोचने की क्षमता विकसित करती थी, उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आज आधुनिक समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभा को होती है, तो उनको पहचानो और उन्हें निखारने का अवसर दो। अगर आज भी हम बच्चों को ये मौका दें, उनके टैलेंट को समझें, उनको समझने में हेल्प करें। अभी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनकी काबिलियत क्या है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग भी अगर अपना स्ट्रेंथ पहचान लोगे तो आप बेटर कर सकते हो। दूसरों को देखकर हमें कुछ नहीं करना है कि दूसरे ने ये सब्जेक्ट लिया तो हमने भी ले लिया, दूसरा भविष्य में ये कर रहा है तो हम भी वो कर लें। क्योंकि देखो, हर इंसान की लाइफ अलग है, चैलेंजेस अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपके चैलेंजेस अलग हैं, तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी करना है। 15 थे बेटा, भारतीय शिक्षा दर्शन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय शिक्षा दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये। इसका मतलब ये है, वह जो हमें मुक्त करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जेल से मुक्त मिले, बल्कि इसका अर्थ है हमें अज्ञानता, अहंकार, दुखों के बंधन से मुक्त होना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, उसके चरित्र को बनाना होता है। इसमें उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। देखो, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। गुरुकुलों में छात्रों को केवल विषय नहीं पढ़ाते थे, अभी हमने पढ़ा ना, उन्हें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा और शिक्षा भी देते थे। लक्ष्य यह था कि व्यक्ति अपनी आजीविका तो कमाए सही। आजीविका मतलब जो आपको जरूरी है लाइफ जीने के लिए, पैसे अर्निंग तो आप करें ही करें, लेकिन साथ में आपको वह समाज के कल्याण में भी योगदान देना है। इस प्रकार शिक्षा जीवन को सार्थक बनाने और मोक्ष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक साधन है। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं करा है, दोस्तों लाइक कर दो। ये वीडियो आपके लिए संडे को लेकर आए हैं, आज मेरी छुट्टी का टाइम होता है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना लाइक ज़रूर कर दीजिए। यूनिट 4 जीवन दर्शन और पर्यावरण, पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय जीवन दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ क्या होता है? तो हमारे यहाँ जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। अर्थ का जो मतलब होता है जीवन यापन के लिए धन और साधन इकट्ठा करना। काम का क्या अर्थ होता है बेटा? हमारे मन में जो इच्छा या वासना आती है उसकी पूर्ति करना। और मोक्ष का मतलब होता है जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, जिसका अर्थ होता है जो हमारा जन्म होता है, मरण होता है, उसके चक्र से मुक्ति मिल जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ये चारों पुरुषार्थ आपस में जुड़े हैं एक दूसरे से। देखो, धर्म के बिना अर्थ अनैतिक हो सकता है और काम बिना धर्म के व्यक्तित्व को पतन की ओर ले जाया जा सकता है। इन चारों के संतुलन से ही व्यक्ति का जीवन जो है सुखद होता है, संतुलित होता है और सार्थक होता है। पुरुषार्थ जीवन की हर अवस्था में हमें यही दिशा सिखाने का कार्य करते हैं। अब बेटा, आश्रम व्यवस्था जो आपको बता रहा था, मनुष्य के जीवन को अलग अलग आश्रमों में बांटा गया है। जैसे कि आश्रम व्यवस्था भारतीय जीवन जीने का एक
अनुशासित तरीका है। मानव जीवन को 100 वर्ष का मान के, ऐसा माना जाता था पहले भी कि इंसान 100 वर्ष जीता है, तो 4 आश्रम या 4 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो आपका 0 साल से 25 साल तक के बीच में रहता है। फिर गृहस्थ, जो 25 साल से 50 साल की उम्र तक का रहता है। फिर वानप्रस्थ, जो 50 से 75 वर्ष का रहता है। और संन्यास, जो 75 से 100 वर्ष का रहता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम या उस दौरान 0 से 25 साल की उम्र में हम छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। गृहस्थ में वह परिवार और समाज की जिम्मेदारी संभालता है। वानप्रस्थ में वह समाज को अपना अनुभव देता है। और संन्यास में वह ईश्वर के चिंतन में लीन हो जाता है। अब इन सब की प्रासंगिकता क्या है बेटा, कि यह जीवन में एक लक्ष्य और हमको अनुशासन देती है। आज जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनावपूर्ण जीवन है, यदि हम उनको इन चरणों में ध्यान रखें तो हमारे जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। और हर आयु में हमारा क्या रोल है उसको ढंग से हम समझ सकते हैं। अगला है बेटा, भारतीय संस्कृति में यज्ञ की भूमिका। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संस्कृति में यज्ञ केवल आग में सामग्री डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यज्ञ जो होता है बेटा, वो त्याग और पर्यावरण संतुलन का भी प्रतीक होता है। यज्ञ का अर्थ है यज्ञ, यानी किसी पवित्र कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करना। कोई आप प्योर वर्क करने वाले हो और अपने आप को उस प्योर कार्य में आप लगा रहे हो। वेदों में कहा जाता था यज्ञो वे विष्णु, जिसका अर्थ है यज्ञ ही साक्षात ईश्वर है। यज्ञ के माध्यम से हम प्रकृति को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यज्ञ की अग्नि और जड़ी बूटी का धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है। यह सामूहिक एकता का भी प्रतीक है, जहां समाज में लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं। आपने देखा होगा ना, सामूहिक यज्ञ कार्यक्रम भी होता है जहां सभी लोग यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। यज्ञ हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से लेते तो हैं, पर हमें वापस भी लौटाना चाहिए। और आज की पर्यावरण समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान भी होता है यज्ञ वगैरह करना। पंच महाभूतों की अवधारणा क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हमारे पंच महाभूत है। पृथ्वी हमें आधार देती है, जल हमें जीवन जीने का आधार देता है, अग्नि हमें ऊर्जा देती है और परिवर्तन का प्रतीक होती है, वायु हमें प्राण प्रदान करता है और आकाश सभी तत्वों को धारण करता है। मनुष्य का शरीर भी जो है वो इन 5 तत्वों से बना है और अंत में इसी में मिल जाता है। सुना होगा आपने कई बार ये। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है, बल्कि एक है। आज हम प्रदूषण की बात करते हैं तो महाभूतों की यह अवधारणा हमें याद दिलाती है कि इन तत्वों में असंतुलन हो गया है तो जीवन पे संकट आएगा। हमें इनका सम्मान और संरक्षण करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है? कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि ये शासन प्रणाली, राजनीति, कूटनीति और लोक प्रशासन का एक अद्भुत ग्रंथ है। आप सबने सुना होगा कि अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, कौटिल्य द्वारा लिखा गया। तो इसकी मुख्य अवधारणा यह थी कि एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य ही जनता को सुरक्षा दे सकता है। इन्होंने बताया कि राजा के कर्तव्य, मंत्रियों का चयन, युद्ध नीति, जासूसी, कर प्रणाली क्या होती है और उनको किस तरीके से करना चाहिए, इसका बारीकी से वर्णन करा है। कौटिल्य का यह मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। आज के आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में भी कौटिल्य के सिद्धांत का उपयोग होता है। अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि राजनीति में केवल शक्ति काफी नहीं है, आपको उसे नैतिकता और जन कल्याण के उद्देश्य से भी जोड़ना चाहिए। तो 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक अगर बच्चों ने लाइक नहीं करा हो तो प्लीज लाइक कर दो, और तुरंत जरा आपको दिख रहा होगा पास में एक 100 वाला साइन, तुरंत उसको जरा स्पैम कर दो फटाफट, ताकि पता चले कौन कौन बच्चा एक्टिव है कौन कौन नहीं है। देखिए पेपर आपका है, हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप भी जितना हो सके सभी दोस्तों में शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। यूनिट 5 स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारों का बीजारोपण करा था। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जनता का जागना बहुत जरूरी है
और इस उद्देश्य से उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को एक सामाजिक और राजनीतिक मंच के रूप में बदल दिया। इनका ये मतलब था कि जो गणेश उत्सव है, शिवाजी उत्सव है, अगर हम उसको अच्छे से बनाएंगे तो सभी लोग उसमें हिस्सा लेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, ताकि हम उस उत्सव के दौरान उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बता सकें। उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से भी सरकार की नीतियों का आलोचना की और लोगों को बताया है कि सरकार गलत कर रही है। इनका प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने पूरे देश में जोश भर दिया था। तिलक का आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव जगाकर विदेशियों को भगाने और देशवासियों को एकजुट करने का अद्वितीय काम भी किया था। देखिए, जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, हमें सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पर ये वीडियोस मिल जाने वाली है सारी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एक फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय जब इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्व था। अंग्रेजों ने भारतीयों को हीन भावना से भर दिया था कि वो तुच्छ हैं, आपकी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने भारतीय इतिहास, दर्शन और कला के गौरव को वापस से उजागर करा। इन्होंने देशवासियों को समझाया कि देशवासियों ने हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए। यह आत्मसम्मान ही स्वतंत्रता की मांग है। जब लोग समझ गए कि संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति में से एक है, तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनको लगा कि भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है, तो हमें किसी और के दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने मानसिक गुलामी को तो तोड़ा और राजनीतिक स्वतंत्रता पाने की पहली और सबसे कठिन शर्त रख दी थी। अगला है भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपलब्धियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, ने अपनी सीमित साधनों होने के बावजूद भी, आपको पता है कि बहुत कम बजट होने के बावजूद भी, भारत को विश्व में अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करवा दिया है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत बहुत साधारण थी बेटा। आज हम मंगल ग्रह मतलब मंगलयान, चंद्रमा में चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं। हमने एक साथ सबसे बड़ी उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे बड़ी विशेषता इसकी लागत, प्रभावशीलता और आत्मनिर्भरता है। आपने मंगलयान के बारे में सुना होगा, बहुत कम बजट में हम मंगल तक, मार्स तक पहुंच गए थे। आज हम न केवल अपने लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी उपग्रह बना रहे हैं बेटा। इन उपलब्धियों ने न केवल विज्ञान में भारत का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि दूरसंचार, कृषि, आपदा प्रबंध में भी देश को निर्भर बनाया है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगला है आत्मनिर्भर भारत, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत में परंपरा और नवाचार का एकीकरण क्यों आवश्यक है? आपने सुना होगा मोदी जी कई बार बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत इसी स्कीम निकाली है। का उद्देश्य देश को आर्थिक तौर और तकनीकी तौर पे स्वावलंबी बनाना है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। इसके लिए परंपरा और नवाचार का एकीकरण होना आवश्यक है। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस इनोवेशन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। परंपरा हमें हमारी जड़, नैतिक मूल्य और स्वदेशी ज्ञान से जोड़ती है, जो हमारे विकास का आधार भी होता है। और जो नवाचार है, जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन, यह हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि हम केवल नवाचार के पीछे भागेंगे, अगर हम सिर्फ इनोवेशन के पीछे भागेंगे या पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागेंगे, तो हम अपनी पहचान खो दे देंगे। तो जरूरी यह है कि हम अपनी सिर्फ परंपरा में भी नहीं उलझना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? परंपरा के साथ में आधुनिक विचारधारा को फॉलो करना है।
परंपरा हमें दिशा देगी और नवाचार हमें गति प्रदान करेगा। दोनों का संतुलन मिलके ही मेक इन इंडिया बन सकता है और इसके लिए भारत एक विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो सकता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका है? तो आज का विश्व बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर है। इसका अर्थ है कि दुनिया की सत्ता किसी एक देश के हाथ में नहीं है। ऐसे समय में भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत सिर्फ तेजी से उभरने वाली आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि देश में शांति, लोकतंत्र और सह अस्तित्व के मूल्यों को भी संवाहक के रूप में प्रभावित करता है। भारत ने हमेशा से ही बेटा वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाया है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी देश भारत को मानते हैं। आप देखें, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत विकासशील देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के माध्यम से भारत विश्व व्यवस्था में एक संतुलन बनाने वाला देश बनकर उभरा है, जो शांति और सहयोग की दिशा में काम करता है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपका नेक्स्ट पेपर हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आपका शेड्यूल टाइम टेबल भेज दीजिए। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, अगर आपके पास सिलेबस है तो वो भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम जल्दी से उस पर काम कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।